दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से। आज तक मैंने जो भी आपको बस वीडियो शेयर्स किए वो ज़्यादातर मैंने स्टॉक्स मार्केट में शेयर किए कि आपको स्टॉक मार्केट कैसे पिक करना, कौन सा स्टॉक कैसे पिक करना है, या तो आपके पास जो स्टॉक मार्केट की धोखाधड़ी है उससे कैसे बचना है। बट आज मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर्स करूंगा जो एक्चुअली आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। या तो आपने प्रॉपर्टी ले ली है, या आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उनके लिए कैसे बेनिफिट आपके पास ये चीज़ होती है, ये आज आपके पास जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आज मैं आपके पास प्रॉपर्टी की जो धोखाधड़ी है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उससे आपको कैसे बचना है, ये आज हम सारी डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपके पास फिर से बता दूं कि ये जो भी वीडियोस हैं ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। तो आप इसको एक एजुकेशन पर्पज़ और एक अवेयरनेस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको जब भी प्रॉपर्टी लेनी है आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन चीज़ों से आपके पास आप बच सकते हैं। तो देखिए, घर लेना आज की डेट में हर किसी का सपना होता है कि मेरा एक घर हो, जिसके लिए आदमी जो होता है वो दिन रात मेहनत करता है। बट आपकी जो इतनी हार्ड अर्निंग इनकम है उसमें कुछ ऐसी कोई दिक्कत हो जाए तो आपको बहुत दुख लगता है कि मैंने इतनी चीज़ें करनी है, क्योंकि एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो पूरा दिन काम करता है, उसको अपने काम से फुर्सत नहीं होती है। तो कल को खुदा ना करे कि आपके पास ऐसा कोई टाइम आ जाए कि आपको वकीलों और बैंकर्स के साथ लड़ाइयाँ करनी पड़े, झगड़े करने पड़े, तो इन चीज़ों से और कोर्ट कचहरियों के आपको चक्कर काटने पड़े, तो अच्छा है कि आपके पास जो चीज़ें हों उसको पहले ही क्लियर कर लिया जाए। तो देखिए दोस्तों, हम जब भी कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हैं तो हम सबसे बड़ी बात, हम एक इमोशंस के इसमें बहकावे में आ जाते हैं। मान लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी सर्च करने गए, आप किसी वीकेंड पे गए, अपनी फैमिली के साथ चले गए वीकेंड देखने, आपने देखा कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी, मेरे को इस एरिया में प्रॉपर्टी सर्च करनी है और यहाँ से मेरा ऑफिस भी ठीक है, बच्चों का स्कूल भी दूर है और हर एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं मेरे लिए सही है। आज मैं इस एरिया में प्रॉपर्टी लेता हूँ तो 5 से और 10 साल बाद इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू ग्रोथ इस हिसाब से हो जाएगी। आपने ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली, उसके बाद आपका अगला कंसेप्ट क्या होता है कि आप उस एरिया में जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो सर्च आउट करते हैं कि जैसे आपके पास बहुत सारी वेबसाइट है, मकान.com, 99acres.com, यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ बिल्डर्स की आपके पास डिटेल्स आ जाती है। डिटेल्स के बाद आप उस बिल्डर्स के पास जाते हो, वहाँ पे बात करते हो। तो देखिए, जो सबसे बड़ा धोखा है वो होता क्या है कि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाते हो तो वो जो बिल्डर्स के एजेंट्स होते हैं वो आपको एक बड़े बड़े सपने दिखाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के। देखिए, यहाँ हमारा स्कूल होगा, यहाँ हमारा क्लब हाउस होगा, यहाँ पे हमारी बहुत पार्क होगा और यहाँ पे मेन गेट होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाते हैं और वो आपको एक नक्शा सा दिखाते हैं जो कि एक फोटोशॉप में बना दिया होता है कि ये चीज़ें होंगी। तो आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें ठीक हैं हमारे लिए, तो आपको वो चीज़ समझ आ जाती है। और आप एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप वहाँ पे बुकिंग अमाउंट दे जाते हैं, फिर आप उस एजेंट से बात करते हैं कि हमारे को लोन के बारे में बता दीजिए। वो लोन बताएगा कि देखिए, लोन तो हम हर किसी बैंक से दिलवा देंगे, तो आप जाइए, आपको लोन हम करवा देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको लगता है कि चलो मेरी फैमिली खुश है तो मैं भी खुद खुश हूँ, तो आप चले जाते हैं। तो बाद में जब आपको लोन एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास बैंक कॉल करता है कि जी अपन अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइए, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स देते हो, बैंक आपके पास कहीं पे आपकी एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर देता है, कहीं कहीं आपके पास लोन एलिजिबिलिटी कम आती है क्योंकि आपने प्रॉपर्टी हाईली वैल्यूड सर्च की होती है, आपकी लोन एलिजिबिलिटी कम होती है, तो उस केस में भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो अब आपको प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आपने जो भी 30-40 हज़ार रुपये आपने बुकिंग अमाउंट वहाँ पे दे दिया हुआ है, वो आपके पास अमाउंट फंस गया। आप उसके लिए बिल्डर्स को कॉल करेंगे, बिल्डर्स बोलेगा कि देखिए, हमने तो अपना काम किया कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो हम इसमें आपको क्या कर सकते हैं। तो वो उस रिफंड लेने के लिए आपको बिल्डर्स के काफ़ी चक्कर काटने पड़ते हैं। हो सकता है कि वो आपको वो अमाउंट ही ना वापस करे। तो देखिए, ये भी एक टाइप की धोखाधड़ी है। तो ऐसे ऐसे वो आप जैसे लोग 40,000 रुपये दे के गए, वैसे वो 100 लोगों को फंसा के आपके पास 40 लाख रुपए अपनी जेब में डालते हैं, जिसको रिकवरी करने के लिए लोगों को ही मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ों से आपको पास पहुंचना है। ये भी एक आजकल रियल एस्टेट में बहुत बड़ा स्कैम चला हुआ है। दूसरी चीज़ आती है कि जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक करवानी है। सबसे पहले बैंकर के पास जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, इनकम टैक्स के स्टेटमेंट्स दीजिए, सब कुछ दीजिए। बैंक आपकी एक लोन एलिजिबिलिटी डिफाइंड करेगा आप, और वो जो लोन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है कि आप उस एरिया के उस टाइम के ड्यूरिंग आप लोन प्रॉपर्टी सर्च आउट करके बैंक से लोन ले सकते हैं। तो लोन एलिजिबिलिटी में तो बैंक साहब आपकी डिटेल चेक कर लेगा, सिविल स्कोर चेक कर लेगा कि आपके ऑलरेडी कोई लोन तो नहीं चला, तो वो सारी डिटेल्स करके आपको लोन आपको दे देगा। अब बैंक बोलेगा कि आप 6 महीने आपके पास टाइम है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट 6 महीने तक वैलिड है, तो जाइए आप सर्च करिए। अब सर्च करने के लिए आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के किसी के पास गए और वहाँ पे आप गए और आपने अपनी सारी चीज़ें बताई कि मेरे को इस वैल्यू का 2 BHK या 3 BHK मेरे को फ्लैट चाहिए।
तो आप मेरे को ये चीज़ दिखाइए। तो देखिए इंडिया में 90% लोग क्या करते हैं कि बुकिंग अमाउंट से शुरू करते हैं, आपको सपने दिखा दिए और बुकिंग अमाउंट से, और हर कोई बुकिंग अमाउंट से ही शुरू करता है। क्योंकि जब आप, और एक जो प्रोसेस होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का, तो आपका सबसे पहला हक बनता है कि आप उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चेक करिए। ऐसा तो नहीं है कि आज मैं यहाँ पे फ्लैट ले लूंगा, कल को क्या होगा कि आप उस फ्लैट में रह रहे हैं, आपने फ्लैट की रजिस्ट्री करवा ली और आपने लैंड टाइटल चेक नहीं किया, बैंक से नोटिस आ गया कि ये तो लैंड केस के डिस्प्यूट्स हैं, ऑलरेडी केस चला है। तो वो ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा है आजकल, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने प्रॉपर्टी ले ली, आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली, बट आपने जो प्रॉपर्टी आपने जिस लैंड के ऊपर ली है वो आपने देखा ही नहीं कि वो उस बिल्डर के नाम है कि नहीं, और उसका ऑलरेडी डिस्प्यूट चला था। तो हो सकता है कि वो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी के नाम हो और उनका डिस्प्यूट ऑलरेडी चला हुआ, तो आपने लैंड टाइटल चेक नहीं किया, कल को बैंक वाले आगे लैंड के बाहर नोटिस चिपका के चले गए। तो ये सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं। तो हमेशा जब भी आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आप कभी भी बुकिंग अमाउंट से शुरू ना करिए। आपका सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करिए, और डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहली बात आती है आपके पास जो सबसे पहले बात आती है वो लैंड टाइटल की बात होती है, जिसमें लैंड टाइटल में आपके पास होता है कि जो लैंड के ऊपर बिल्डर किसी प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है वो एक्चुअल में उसके नाम तो है तो नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी डेवलपर होता है जब भी किसी लैंड को ले रहा होता है तो वो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये एक चेन होती है डॉक्यूमेंट की, जिसको हम लैंड टाइटल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो आपको यही चीज़ करना है कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो उसके नाम है कि नहीं। और इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, जो प्रोजेक्ट बैंक्स ऑलरेडी फाइनेंस कर दिए होते हैं उसमें आपके पास थोड़ा सा ये पॉजिटिव पॉइंट होता है कि बैंक्स ने इसकी ऑलरेडी फॉर्मेलिटीज़ चेक कर ली हैं। तो हमारे को ज़्यादातर, क्योंकि बैंक्स अगर बिल्डर्स को लोन दे रहा है उस लैंड के ऊपर, तो बैंक्स ने अपनी सारी चीज़ें, जैसे आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट हो गया आपके पास, तो और एक CLU होता है, जैसे आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, वो चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने कमर्शियल डेवलप करना है तो उसका एक CLU सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम बोलते हैं चेंज लैंड यूज़। तो वो आपके पास चेंज इन लैंड यूज़, तो उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए CLU सर्टिफिकेट देखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास ये जो मैंने लैंड टाइटल बताया ये देखना जरूरी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रेरा के अंडर है कि नहीं। कभी कभी बिल्डर बोलते हैं कि जी हमारे पास रेरा है, और मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट्स में सब पार्ट हैं, 4 प्रोजेक्ट्स हैं, तो हर प्रोजेक्ट्स का जो होता है रेरा नंबर डिफरेंट होता है। तो आप ये भी चेक करिए कि जिस प्रोजेक्ट्स में आप पैसा लगा रहे हैं वो रेरा के अंडर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उस चीज़ करने से पहले आपको ये देखनी है। उसके बाद जब आपके पास ये उसका अप्रूवल सर्टिफिकेट, उसका लेआउट प्लान क्या है, उसका जो आपके पास जो आप यूनिट आप परचेज कर रहे हो उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या है, उसका मैप जो है वो एक्चुअल में रेडी है कि नहीं है, तो ये आपको बुकिंग अमाउंट से सारी चीज़ें पहले करनी है। और मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ें आपके साथ कोई भी बिल्डर शेयर्स नहीं करता है आपके साथ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स चीज़ें मांगूंगा तो हो सकता है कि वो पब्लिकली वो डॉक्यूमेंट्स एक बंदे से लेकर 10 बंदे तक चले जाएं। तो बिल्डर्स आप देखिए, आप कभी भी कोशिश करिए तो ये चीज़ आपके पास कभी भी नहीं होगी कि ये चीज़ आपको बिल्डर्स आपको पेमेंट से पहले आपके पास ये चीज़ें आपको शो ऑफ करे और इस चीज़ के ऊपर आपको पास क्लियरेंस दे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी चेक करनी है। जो मैंने बोला ड्यू डिलीजेंस डॉक्यूमेंट्स आपके पास चेक करने हैं, आपके पास लैंड टाइटल चेंज करना है, आपके पास CLU चेंज चेक करना है। और अगर वो लैंड टाइटल में आप किसी एडवोकेट को हायर कीजिए और उससे 30 साल की जो आपके पास लैंड टाइटल है वो चेक करिए। और अगली चीज़ आपके पास आती है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि जिस लैंड के ऊपर बिल्डर ने ऑलरेडी लोन ले रखा है वो एक्चुअल में क्लियर है कि नहीं है, उसका कोई पेमेंट तो नहीं रह गई है बैंक्स को करने के लिए, तो वो भी आपके पास एक इनकम्बरेंस आपके पास सर्टिफिकेट जरूरी चेक करना है, ठीक है। तो अब अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है कि एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जहाँ पे बिल्डर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है उसने सारे अप्रूवल्स, आपके पास इन्वायरमेंट पॉल्यूशन आपका क्लियर है, आपके पास एयर स्पेस आपके पास क्लियर है, आपके पास उसके अंदर भी आपके पास एयर स्पेस का तो आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स में आता है, बट जो CC सर्टिफिकेट होता है उसमें आपके पास वाटर कनेक्शन हो गया, आपके पास सीवरेज कनेक्शन हो गया, आपके पास जो लेआउट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू अप्रूवल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है बिफोर टू बाई द फ्लैट। तो पर मैंने ये बताया कि ये आपके पास बिल्डर कभी दिखाते ही नहीं है और बाद में फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको एक इसके लिए चेक करनी है। तो ये
और जो आपके पास जब बैंक्स किसी प्रोजेक्ट को ऑलरेडी अप्रूव करके रखा होता है तो बैंक हमेशा उस बिल्डर के नाम का एपीएफ कोड जनरेट कर दिया होता है। तो एपीएफ कोड जब आपके पास बैंक आपके पास बिल्डर से आप अपना राइट्स मांग सकते हो कि आप अपना एपीएफ कोड हमारे पास दे दीजिए, तो हम उस एपीएफ कोड से ये हमारे को पता लग जाता है कि जो बैंक ने ऑलरेडी फॉर्मेलिटीज़ कुछ क्लियर कर दी हैं, तो हमारे को ये चीज़ अब हम आगे लोन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास प्रोजेक्ट रेडी हो गया, हम लोग क्या करते हैं कि जब प्रोजेक्ट रेडी हो गया, बिल्डर्स आपको पास क्या करता है कि एक पोजेशन सर्टिफिकेट देता है और पोजेशन सर्टिफिकेट के बाद आप उस फ्लैट की अपने नाम की रजिस्ट्री करवा देते हैं, जिसको बोलते हैं सेल डीड। यहाँ पे मैं आपको बात बताऊंगा कि विदाउट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा ली है और आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं होता है, म्युनिसिपल और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटीज रहती है कि वो एक नॉन अप्रूवल प्रोजेक्ट माना जाता है और कभी भी वहाँ से आपको इवैक्यूएशंस कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो एक सर्कल है कि रजिस्ट्री से पहले आपको ऑक्यूपेंसी लेनी चाहिए होती है, ठीक है। अगर हाँ, बट कुछ केसेस में जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास कुछ टाइम लग जाता है उस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के, बट उसके अंडर भी ये क्लाउज है कि अगर आपने वही प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जब आपके पास सीसी आपके पास जनरेट हो गया, तो वही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो बिल्डर्स होता है उसको 1.5 साल के अंदर अंदर आपके पास देना पड़ता है कि आपके पास प्रॉपर्टी रेडी है। तो मान लीजिए कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली और बाद में आपने उस फ्लैट का पोजीशन ले लिया, आपने रजिस्ट्री करवा ली, अब वो आपने वही फ्लैट किसी और को बेचना है, तो बैंक से आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मांग सकता है कि आप बताइए कि इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देके आपको आपके पास है तो वो प्रॉपर्टी रीसेल हो जाएगी, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो वो आपके पास रीसेल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान देना चाहिए। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है उस ऑक्यूपेंसी देने के लिए, बट यहाँ पे भी बिल्डर बहुत हेरा फेरी करते हैं कि कभी कभी मान लीजिए आपने ओसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है, तो आप बैंक आपको बोलेगा कि आपने रीसेल प्रॉपर्टी करनी है, आप ओसी सर्टिफिकेट दीजिए, तो बिल्डर आपको 2 साल पुराना ऑक्यूपेंसी आपके पास सर्टिफिकेट दे देगा। तो बट जो क्लाउज बोलता है कि जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है वो 1 या 1.5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो 2 साल वो किसी और का प्रोजेक्ट का आपको दे देगा और आपको दिखा देगा कि ये प्रॉपर्टी जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के अंदर आती है, तो वो प्रॉपर्टी आपको रीसेल कर लेगी। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है कि वो आपके पास कैसे लेना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में देते हुए आपको रजिस्ट्री से पहले भी आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है और आपके पास पहले रजिस्ट्री से पहले आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, सेल सर्टिफिकेट, फिर रजिस्ट्री, फिर पोजेशन। और हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो होते हैं हम पोजेशन पहले ले लेते हैं, रजिस्ट्री बाद में करवाते हैं, फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आपके पास लड़ाई झगड़ा करते हैं। बट अब रेरा आपके पास क्या बोलता है कि रेरा आपको बोलता है कि आपको बिल्डर ने कमिटमेंट किया कि आपको ये प्रोजेक्ट आपको हम 1 साल में डिलीवर कर देंगे, बट वो प्रोजेक्ट तो आपको मिला नहीं, ठीक है। तो अब बिल्डर ने जब आपसे साइन लिए थे, आपके पास जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट था उसमें आपके पास साइन लिए कि अगर हम आपको प्रॉपरली नहीं पे कर पाए, सॉरी प्रोजेक्ट टाइमली अप्रूवल नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको 18% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देंगे, और या अगर आप उस प्रॉपर्टी को ना ले पाए तो आप हमारे को 18% देखेंगे। देखिए यहाँ पे चला के फिर हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि नहीं यार ये चीज़ तो बड़ी सही है कि बिल्डर बोल रहा है कि 18% में आपको इंटरेस्ट दूंगा, ऐसा कौन बिल्डर करता है। तो देखिए जो भी बिल्डर और बायर के बीच में एग्रीमेंट होता है ना, वो हमेशा स्टेट ऑफिस में आपके पास रजिस्टर्ड होता है, और स्टेट ऑफिस जो होता है वो 1 या 2% के उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी चार्ज करता है, और वो हमेशा हम चीज़ निगलेक्ट कर लें। मान लीजिए आप 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो स्टेट आपसे 1 या 1.5 लाख रुपए का उसका जो आप बिल्डर और बायर के बीच में एग्रीमेंट होता है उसके बीच में साइन होते हैं। बट आपने देखा होगा कि आपने खुद भी अगर प्रॉपर्टी ली, इवन मैंने प्रॉपर्टी ली, तो उसका जो स्टेट ऑफिस में जो मेरे को रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, जो बिल्डर और बायर का एग्रीमेंट है, क्योंकि जब हम उस चीज़ को एक दूसरे से रजिस्टर्ड करते हैं किसी एसडीएम ऑफिस जाके या किसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, वो चीज़ फिर रेरा पे अपलोड होती है। क्योंकि रेरा एक्ट आपको क्या बोलता है और बिल्डर को क्या बोलता है कि जब भी आप किसी की प्रॉपर्टी आप रीसेल कर रहे हो या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बाई कर रहा है, तो वो बिल्डर को राइट्स दिए, बिल्डर को बोला गया है कि जो भी आपसे फ्लैट लेगा उसकी आपने डिटेल्स क्या करनी है, रेरा के पोर्टल पे डालनी है, आपने बिल्डर बायर का एग्रीमेंट डालना है। बट बिल्डर बायर का एग्रीमेंट वो तभी डलेगा जब आपने वो स्टेट ऑफिस में रजिस्टर करा होगा। कल को
बिल्डर कल को रेरा ने तो बोला है कि आपको 2% आपके पास ड्यूटी देनी है, बट आपने वो 2% ड्यूटी दी नहीं, तो वो जो आपके पास एक एग्रीमेंट होता है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। एक आपके पास एक 100 या 50 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके उसको कोई वैल्यू नहीं जाती है। उस एग्रीमेंट की कभी भी वैल्यू होती है वो स्टेट ऑफिस में एक रजिस्टर्ड वो होता है, तब वो उस चीज़ की होती है, क्योंकि रेरा ने आपको बोला है कि वो चीज़ आपके पास अपलोड होगी। तो यहाँ पे बिल्डर आपके पास धोखाधड़ी कर जाते हैं कि वो चीज़ आपने रजिस्टर करवाई नहीं और वो अपलोड पोर्टल पे दिए नहीं, क्योंकि रेरा जो है वो आपके बहुत ज़्यादा राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। बट हमारे को रेरा की ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं है कि जो बिल्डर बायर का एग्रीमेंट है वो स्टेट ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड होके फिर वो रेरा के ऊपर अपलोड होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्डर 18% चार्ज देगा अगर वो प्रोजेक्ट को डिलीट नहीं कर पाया। बट आप देखिए कि आपने अगर कभी फ्लैट लिया होगा और आप उस स्कीम के अंडर आते होंगे तो वो बिल्डर तो आपको कभी देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो चीज़ जो है वो एक्चुअली स्टेट ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं है, जहाँ पे 1.5 या 2% ड्यूटी लगती है। तो जो कि ये चीज़ को आपको पता नहीं है, तो ये हमेशा आपको करनी चाहिए कि जो भी आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें आप 40-50 हज़ार रुपये आपको अगर दे देंगे स्टेट को, तो वो आपके पास आप प्रोटेक्ट रहते हो उस चीज़ के लिए। कल को आपके पास एक स्ट्रांग प्रूफ हो जाता है कि आप ये चीज़ करिए। मैंने खुद प्रॉपर्टी ली थी, तब जब मैंने बिल्डर को बोला तो वो उस चीज़ से आपके पास बहुत मना कर दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये इसमें भी कुछ है। बट अब मैं आपको खुद बता दूं कि जिस सिटी में मैं खुद रहता हूं उस सिटी में मैंने जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बात की तो मैक्सिमम जितने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे उसमें 4-5 बिल्डर्स को छोड़ के पास किसी बिल्डर के पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं था। तो ये चीज़ों से भी आपके पास बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये मार्केट में रियल एस्टेट की मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। देखिए, अगली बार मैं कब बात करूंगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की। देखिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कहाँ पे आपको ज़रूरत होता है और बैंक जब भी कभी आपने प्रॉपर्टी रीसेल करनी हो उसमें बैंक आपसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मांगता है। देखिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की आपको तब ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आपके पास अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब प्रॉपर्टी फुली कंस्ट्रक्टेड होगी तो आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ना पड़ेगी, तो तब भी आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली से ये प्रॉपर्टी तो रेडी नहीं है, तो उस केस में बैंक आपको लोन दे देगा अगर आपके पास वो चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़, आपके पास जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसमें जो होता है आपको बिल्डर को बैंक जो होता है 12 से 18 महीने का टाइम देता है कि आप अपना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करिए। मान लीजिए आप कहीं प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो वो प्रॉपर्टी अगर रेडी टू मूव है तो उसमें आपके पास 12 से 18 महीने का टाइम होता है कि आप वहाँ पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दीजिए, आपका लोन पास हो जाएगा। बट तीसरे केस में प्रॉपर्टी आपके पास रेडी टू मूव है बट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है या 2 ईयर्स ओल्ड है, तो आपके पास बैंक आपके पास उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि बैंक के क्लाउज में सीधा सीधा है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो 1 या 1.5 साल से होनी चाहिए। और जो आपके पास मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी रीसेल करनी है, अगर आपके पास नॉन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है तो आपको बैंक को ये बताना पड़ेगा कि नॉन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में आपको बैंक आपकी चीज़ कब एक्सेप्ट करेगा। या तो आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स हो, ठीक है, या तो आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, जो भी आपकी जैसे कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट में जो बैंक्स के सारे अप्रूवल प्लान्स है वो सारी चीज़ें रेडी हों, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।